हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों का बायोलॉजी का अध्याय नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं और जो है जीवों में जनन, जो पहला अध्याय है उसको हम कहते हैं जीवों में जनन। ठीक है, क्या नाम है उसका? जीवों में जनन। तो जीवों में जनन सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि किस प्रकार से जीवन अवधि क्या होती है और जीवन कैसे शुरू हुआ है, कैसे स्टार्ट हुआ है। तो इन सभी के बारे में हम डिटेल से समझेंगे इसको। और कि जैसे जीवन अवधि, जीवों का पहले जन्म होता है, फिर उसका परिवर्धन होता है। परिवर्धन का मतलब उसका विकास होता है, फिर वो वयस्क होते हैं, फिर उनमें जनन होता है। उसके बाद अपनी ही जैसी वह दूसरी संतान अपने ही जैसे दूसरे जीव को उत्पन्न करते हैं या पैदा करते हैं। उसके बाद वह जीर्ण हो जाते हैं या बूढ़े हो जाते हैं, फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये तो नॉर्मल सा इसका कॉन्सेप्ट है कि जीवों में जन्म मतलब जीवन अवधि क्या होती है। किसी जीव के जन्म से लेकर के उसके मृत्यु तक की अवधि जो होती है वही उसकी जीवन अवधि होती है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जीवों में जनन के बाद हम यहाँ देखेंगे कि किस प्रकार से किसकी अवधि कितने वर्ष होती है। बहुत से ऐसे पशु हैं जिनकी कुछ अवधि निश्चित होती है कि कितने कितने वर्ष का उनका पीरियड होता है। तो आप लोग यहाँ सबसे पहले नोट्स बनाइए। जैसे जैसे हम बोलते रहें, लिखते रहें, आप सभी लोग उसको नोट करते रहिए। ठीक है, ओके। देखिए, जीवों में जनन सबसे पहले हम देखेंगे जीवन अवधि। किसी जीव के जन्म से लेकर के उसकी प्राकृतिक मृत्यु की अवधि को हम जीवन अवधि कहते हैं। ठीक है, किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु की अवधि को हम जीवन अवधि कहते हैं। तो अब जीवन अवधि बहुत से पशुओं की अलग अलग होती है। जैसे हम देखेंगे कि इसमें आपको इसमें बुक में जो NCERT की बुक से हम जो टीचिंग करते हैं, पढ़ाते हैं, तो उसमें आपको ये देखना है कि 5 जीवों का इसमें जीवन दिया गया है और 14 जीवों को इसमें आपको देखना है। कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हाथी की जीवन अवधि कितनी होती है। तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट करते चलिए कि जीवन अवधि की परिभाषा क्या है। किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु की अवधि को हम जीवन अवधि कहते हैं। ठीक है, फिर उसके आगे देखिए, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं हाथी की जीवन अवधि कितनी होती है। तो हाथी की होती है, देखिए, हाथी की होती है 60 से लेकर के 75 वर्ष। और दूसरा नंबर है गुलाब। नंबर 2 गुलाब की जीवन अवधि कितनी होती है? 10 वर्ष होती है। और तीसरा है कुत्ता की जीवन अवधि कितनी होती है? 22 वर्ष। कुत्ता की जीवन अवधि होती है 22 वर्ष। अब अगला देखेंगे गाय। 4 नंबर हम देखेंगे गाय की जीवन अवधि कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। केला, 5 नंबर हम देखेंगे केला की जीवन अवधि कितनी होती है? केला की जीवन अवधि होती है इसकी भी 25 वर्ष। उसके बाद हम 6 नंबर देखेंगे घोड़ा। ठीक है, 6 नंबर में हमें देखना है घोड़ा कितना होता है। देखिए, घोड़े की जीवन अवधि होती है 50 वर्ष। घरेलू मक्खी की इसकी जीवन अवधि होती है 1 महीना। उसके बाद 8 नंबर हम देखेंगे बरगद की जीवन अवधि होती है 200 वर्ष। इसकी 200 वर्ष होती है। और 9 नंबर चावल की जीवन अवधि कितनी होती है? 4 महीना। चावल की जीवन अवधि कितनी होती? 4 महीना। तो ये आपका हमने
नौ जीवों का जीवन अवधि यहाँ पर लिखी। हाथी का 60 से 75 वर्ष, गुलाब 10 वर्ष, कुत्ता 22 वर्ष, गाय 25 वर्ष, केला 25 वर्ष, घोड़ा 50 वर्ष, घरेलू मक्खी 1 महीना, बरगद 200 वर्ष, चावल 4 महीना। अगर हम मनुष्यों का देखेंगे तो मनुष्य जो होते हैं, मनुष्य 100 वर्ष का होता है जीवन अवधि इसकी। और अगर हम कछुआ देखेंगे, कछुआ का 150 वर्ष होता है ना। हाथी देखेंगे तो 75 वर्ष होता है, बिल्ली है 40 वर्ष से, खरगोश 35 वर्ष होता है ना। इस तरीके से बहुत सबका अलग अलग जीवन अवधि होती हैं। तो हमने आपको जो इम्पोर्टेंट जितने हैं वो 9 हैं, उन 9 का हमने यहाँ पर आपको नोट करा दिया है। आप लोग करना क्या, इन सभी चीज़ को आप नोट्स बनाइए, इसको लिखते रहिए बस लगातार। उसके बाद अब हमें दूसरा उसके आगे देखना है। देखिए अब हम देखेंगे कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का निर्माण लगभग ब्रह्मांड का निर्माण 200 वर्ष 2000 करोड़ वर्ष पूर्व ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ठीक है, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। लगभग 2000 करोड़ वर्ष पूर्व ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और लगभग 450 करोड़ वर्ष पूर्व किसका निर्माण हुआ? पृथ्वी का निर्माण हुआ। और उसके आगे देखेंगे लगभग 200 करोड़ वर्ष पूर्व जीवन की उत्पत्ति हुई। यहाँ पर इस पृथ्वी पर अगर हम देखेंगे तो 200 करोड़ वर्ष पूर्व जीवन की उत्पत्ति हुई। कहाँ पर? इस पृथ्वी पर। और लगभग 150 करोड़ वर्ष पूर्व 150 करोड़ वर्ष पूर्व मानव के पूर्वज, किसके पूर्वज? मानव के पूर्वज। ये मानव के पूर्वज कौन हुआ करते थे? कपि हुआ करते थे। कपि मीन्स बंदर या लंगूर जो हुआ करते थे। इनका अस्तित्व आया कब? 150 करोड़ वर्ष पूर्व। मतलब ये मानव के पूर्वज इसी 150 करोड़ वर्ष पूर्व आ चुके थे। अब इसी 150 वर्ष पूर्व से वर्तमान तक जो प्रजनन के माध्यम से व्यक्ति या हम लोग का अस्तित्व है, 150 वर्ष पूर्व से लेकर के आज तक या वर्तमान तक प्रजनन के माध्यम से ही जो व्यक्ति है वह या जीव अस्तित्व में हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि प्रजनन होता क्या है। अब प्रजनन या जनन के बारे में हम डिटेल से व्याख्या करते हैं। तो अब हमारा जो चैप्टर आता है ये आता है हेडिंग जनन। आप लोग हेडिंग डालिए कि जनन क्या होता है। ठीक है, इसको आप इतना नोट करने के बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए जनन क्या होता है। तो जनन क्या है? देखिए जनन, हम जनन देखेंगे तो देखिए प्रत्येक जीव अपने समान ही नया जीव उत्पन्न करता है। इसी क्रिया को हम प्रजनन कहते हैं। मतलब प्रजनन के द्वारा कोई भी जीव अपनी जातीयता, वंश या अस्तित्व को बनाए रखता है। देखिए इसको आप लिख लीजिए, प्रजनन या जनन, प्रजनन के द्वारा जो कोई भी जीव अपनी जातीयता, वंश या अस्तित्व को बनाए रखता है। अब यही आप लोग नोट कर लीजिए कि जनन क्या होता है या प्रजनन क्या होता है। जो जनन के द्वारा या प्रजनन के द्वारा कोई भी जीव अपनी जातीयता, वंश या अस्तित्व को बनाए रखता है। और जो 1 करोड़ 70 लाख से अधिक
पृथ्वी पर जीव हैं, 1,70,00,000 से अधिक इस पृथ्वी पर जीव हैं, पृथ्वी पर जीव हैं। ठीक है, इसको आप सभी पूरे जो भी चीज़ हमने लिखा है इन सभी चीज़ को नोट करते रहिए कि प्रजनन के द्वारा कोई भी जीव अपनी जातीयता, वंश या अस्तित्व को बनाए रखता है। 1,70,00,000 से अधिक पृथ्वी पर जीव उपलब्ध हैं या जीव हैं। ठीक है, तो अब यहाँ इसके आगे हम लोग देखेंगे कि प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं। तो अब हेडिंग डालिए आप लोग, प्रजनन या जनन के प्रकार। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है, जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, तो आपकी हेडिंग हो गई जनन के प्रकार। देखिए जनन या टाइप्स आप इसको इंग्लिश में लिखते हैं हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इसमें क्या होता है, नंबर 1 2 होते हैं। तो नंबर 1 होता है, या हम इसमें लिखेंगे जनन के 2 प्रकार होते हैं, या ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। जनन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हम लिखेंगे अलैंगिक जनन। नंबर 1 अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है, अब सबसे पहले हम इसको समझेंगे। अलैंगिक जनन क्या होता है, दूसरा होता है लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में आपको लिखना क्या है, ये क्या होता है पहले आप जानिए। वह जनन जिसमें 2 जीवों की भागीदारी नहीं होती है। कौन क्या होता है, वह जनन जिसमें 2 जीवों की भागीदारी नहीं होती है। इसमें एक जीव द्वारा ही संतान उत्पत्ति संभव है। क्या होता है, वह जनन जिसमें 2 जीवों की भागीदारी नहीं होती है, इसमें एक जीव के द्वारा ही संतान उत्पत्ति संभव है। अलैंगिक जनन कई प्रकार की विधियों द्वारा होता है। इसमें उत्पन्न संतति जो संतान होती हैं पेरेंट के समान होंगी और आनुवांशिक रूप से भी ये समान होंगी। अब इसमें देखिए क्या होता है, नंबर 1 हम अगर देखेंगे इसका एक पॉइंट देखेंगे। नंबर 1 ये पॉइंट होता है कि केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। ये एक जनक क्या होते हैं, मतलब एक जनक का मतलब है कि इसमें जैसे दो होते हैं, जैसे मादा नर मादा 2 होते हैं। यहाँ पर 2 लोग के मिलने से संतान की उत्पत्ति होती है। लेकिन जो अलैंगिक जनन है ये केवल एक जनक की इसमें आवश्यकता है। इसमें कोई नर या मादा ना हो करके एक ही जनक इसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 ये हो गया। और नंबर 2 जो इसका और इसकी विशेषता क्या है, इससे उत्पन्न संतान में विभिन्नता नहीं होती है। क्या होती है नंबर 2, इससे उत्पन्न संतान में विभिन्नता नहीं होती है, विभिन्नता क्या होती है, इससे उत्पन्न संतान में विभिन्नता नहीं होती है। ठीक है, इससे उत्पन्न संतान में विभिन्नता नहीं होती है, या जो संतान होगी वो अपने पेरेंट के समान ही होगी, जिसे हम क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम क्लोन कह सकते हैं या क्लोन कहते हैं। हम क्या कहते हैं, क्लोन, जिसे हम क्लोन कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 इसका ये विशेषता हो गई। अब इसके आगे हम देखेंगे कि लैंगिक जनन क्या होता है। ये तो हो गया अलैंगिक जनन, और दूसरा क्या है, लैंगिक जनन। देखिए लैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक लैंगिक जनन में हम देखेंगे
तो इसमें दो विपरीत लिंग वाले जनक की आवश्यकता होती है। देखिए इसके बारे में पहले देख लीजिए। इसमें दो भिन्न जीवों की भागीदारी आवश्यक होती है। इसमें दो अलग अलग जीवों की भागीदारी आवश्यक है। इसमें नर और मादा दो भिन्न जीवों के सहयोग, नर और मादा इन दो भिन्न जीवों के सहयोग या मिलने से जो संतान का निर्माण होता है या वह आनुवांशिक रूप से भिन्न होती है, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। मतलब क्या है इसमें? इसका मतलब ये है कि इसमें दो विपरीत लिंग वाले जनक की आवश्यकता होती है। बहुत शार्ट में आप इसको याद कीजिए, लिख लीजिए। क्या है? इसमें दो विपरीत लिंग वाले जनक की आवश्यकता होती है। चलिए इसको लिख लीजिए। नंबर 1, इसमें दो विपरीत लिंग वाले जनक की आवश्यकता होती है। इसमें दो विपरीत लिंग वाले जनक की आवश्यकता होती है। कौन कौन से ये दोनों होते हैं? नंबर 1 हम देखेंगे नर और नंबर 2 देखेंगे मादा। ये दो अलग अलग विपरीत लिंग। अब जैसे हम देखेंगे मनुष्य क्या है, तो हम इसमें सीधे हम जान सकते हैं मनुष्य क्या है, लैंगिक जनन, मतलब ये लैंगिक जनन करता है ना। तो उसके आगे हम देखेंगे कि जो नर होते हैं, नर में क्या होता है? नर में होता है शुक्राणु, ठीक है। और इसमें क्या होता है मादा में? अंडाणु। तो इसे नर शुक्राणु को हम कहेंगे नर युग्मक, और इसको क्या कहेंगे? मादा युग्मक कहेंगे, मादा युग्मक, ठीक है। तो अब इन दोनों नर युग्मक और मादा युग्मक, इन दोनों के जो संलयन से या जुड़ने से, अब हम क्या लिखेंगे? नर युग्मक, नर, अब हम इसके आगे लिखेंगे नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन। अब संलयन क्या होता है? संलयन का मतलब ये होता है जुड़ना, ठीक है। के संलयन से मादा नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से क्या उत्पन्न होता है? युग्मनज, युग्मनज का निर्माण होता है, का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि जो लैंगिक जनन होते हैं, इसके दो विपरीत लिंग वाले जनक की आवश्यकता इसमें होती है। इसमें एक होते हैं नर होते हैं, एक मादा होते हैं। नर में क्या होता है? शुक्राणु, शुक्राणु क्या होता है? नर युग्मक होता है। दूसरा होता है मादा, मादा में क्या होता है? अंडाणु होता है। अंडाणु क्या होता है? ये मादा युग्मक इसमें होते हैं। ये नर युग्मक और मादा युग्मक, जब ये दोनों युग्मक जुड़ जाते हैं, संलयन करते हैं, तो उससे युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है। अब उसी जाइगोट से ही फिर मतलब जीव का निर्माण होता है। तो अब उसके आगे हम लिखेंगे लैंगिक जनन। इस मतलब इससे जो लैंगिक जनन होते हैं, देखिए लैंगिक जनन में विभिन्नताएं होती हैं, क्योंकि मनुष्य, अब देखिए एक जो पिता का पुत्र होगा, ये ज़रूरी नहीं कि उन्हीं के जस्ट क्लोन होगा, उन्हीं के जैसा होगा, उन्हीं के बराबर होगा। उनकी शकल, उनका रूप, उनकी लंबाई, उनकी चौड़ाई, ये सब माता पिता से भिन्न हो सकती है या भिन्न होती है। तो हम इसमें देखेंगे कि लैंगिक जनन में विभिन्नताएं होती हैं, ठीक है। जो अलैंगिक जनन है उसमें विभिन्नताएं नहीं होती हैं। उसमें जिस प्रकार के पेरेंट्स हैं उसी प्रकार की उनकी संतान भी होगी। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है? इसमें विभिन्नताएं होती हैं। तो हम यहाँ तीसरा नेक्स्ट लिख देंगे कि लैंगिक जनन में विभिन्नताएं होती हैं। आप विभिन्नताएं समझ गए होंगे।
विभिन्नताएं क्या होती हैं? विभिन्नताएं का मतलब होता है कि अलग अलग होते हैं। मतलब इसमें क्या है कि इसमें बच्चे माँ बाप के जैसे नहीं होते हैं, लैंगिक विभिन्नताएं होती हैं। लेकिन उसमें क्या है, उसमें समान होते हैं, या उसको हम क्लोन कहते हैं। क्लोन का मतलब जिस प्रकार से, जैसे नाक पिता का वैसे ही नाक पुत्र का हो, जैसे मतलब पूरा शकल जिस प्रकार के पिता का है उसी प्रकार की पुत्र का, उसको हम एक समान कहेंगे या क्लोन कहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। लैंगिक जनन में जो संतान होते हैं वो माता पिता से अलग होते हैं, लेकिन अलैंगिक जनन में वो एक जैसे, क्योंकि उनके जनक एक ही होते हैं। एक ही जनक की आवश्यकता होती है उसमें। अब जैसे इसमें क्या है, मान लीजिए एक कलर हम वाइट ले लें और एक कलर रेड ले लें। अगर हम इन दोनों को अगर मिला देंगे, संलयन कर देंगे, तो हमें दूसरा कलर प्राप्त होगा, जिसे गुलाबी कलर प्राप्त हुआ। उसी तरीके से उसमें मान लीजिए हमने एक ही कलर लिया, हमने नीला रंग लिया, तो बच्चे सिर्फ एक ही रंग के ही होंगे, वो होंगे नीले रंग के ही होंगे। मतलब क्या है कि उसके जनक एक हैं, इसके जनक दो हैं या दो से मतलब दो जनक हैं, तो दोनों में अलग अलग विभिन्नताएँ होंगी, और उसमें एक ही जनक होने की वजह से उसमें कोई भी विभिन्नता नहीं होती है। उससे सिर्फ क्लोन ही होते हैं, या माता पिता जैसे ही या पेरेंट्स के जैसे ही संतान भी होगी। ठीक है, तो ये प्रजनन आपने देखा। अब प्रजनन के बाद हम देखेंगे अलैंगिक जनन। ये तो लैंगिक जनन आपने देख लिया। अलैंगिक जनन में अब हम थोड़ा सा डिटेल से इसकी व्याख्या करेंगे। अलैंगिक जनन, देखिए हमने लैंगिक जनन आपको पढ़ाया। अब इसके बाद अलैंगिक जनन हम थोड़ा सा डिटेल से स्टडी करते हैं, लेकिन उसको हम अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब ये वीडियो आपका मैंने तैयार कर दिया है, वो था लैंगिक जनन तक। अब हम अलैंगिक जनन में देखेंगे कि विखंडन क्या होता है, मुकुलन क्या होता है, विखंडी जनन क्या होता है, पुनरुद्भवन क्या होता है, बीजाणु जनन और कायिक प्रवर्धन। इन सभी चीज़ के बारे में हम एक तरफ से डिटेल से व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग इसको देखिए, इसका नोट्स बनाते रहिए। जिस प्रकार से हमने लिखा हुआ है लाइन से, उसका आप लोग नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, तो अब यहाँ तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।